हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। न्यू इंडिया समाचार मैगजीन वॉल्यूम 2 का इशू नंबर 3 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेकर के 15 अगस्त 2021 की ये मैगजीन आप लोगों के सामने है। मैगजीन के अंदर बहुत खास चीज़ें दी गई हैं और ख़ास चीज़ों की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो 75 स्कीम्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, 75 स्कीम आपको जानने के लिए मिलेंगी और ये इस उपलक्ष्य पर दी गई हैं क्योंकि 75 साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के। ठीक है, तो 75 स्कीम्स यहाँ पर गिनाई हैं। ज़्यादा डिटेल में स्कीम्स नहीं दी गई हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो पर्टिकुलर स्कीम का आपको लक्ष्य ज़रूर दिया गया है, जो कि बेसिकली यूपीएससी आपसे एक न एक पॉइंट में पूछता ज़रूर है। ओके, तो हम 75 स्कीम्स को यहाँ पर देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें काम की हो जाती हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप देखें यहाँ पर तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर इन लोगों ने क्या किया। ये पहला आर्टिकल है। ठीक है, हम पहला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं और पहले आर्टिकल के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि आर्टिकल 370 सरकार ने ख़त्म किया था। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पर बना, लद्दाख यहाँ पर बना। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए कौन कौन से प्रोस्पेरिटी, पीस और प्रोग्रेस के लिए यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए वो गिनवाए गए हैं। तो हम यहाँ पर अपने परीक्षा के लिए क्या क्या काम किए गए, काम के उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। अब क्या डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीवन। तो हमने कितने मेगावाट की यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, कितने करोड़ रुपए दिया, सौभाग्य के अंदर कितना टारगेट रखा है, मुद्रा विलेज के लिए कितना रखा है, ये सब नहीं हम यहाँ पर करेंगे। ओके, ये सब हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ऐसे ही ओल्ड एज के लिए हैं, हेल्थ के लिए हैं, एजुकेशन के लिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं करेंगे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। क्या करेंगे तो ओवरऑल आप यहाँ पर देखें तो इस तरीके के पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग वन मार्केट का कंसेप्ट हमने यहाँ पर अपनाया और इन चीज़ों को लॉन्च करने की बात की है। जैसे आप देखें ओवरऑल 890 सेंट्रल लॉज हैं जिनको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर एप्लीकेबल कर दिया है। 205 ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे जो इस रीजन में पहले एप्लीकेबल थे, उनको हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। ऑलराइट, आप देखें कि वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर आपका रिजर्वेशन दिया है। हमने 4% रिजर्वेशन अवेलेबल कराया पहाड़ी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को। ऑलराइट, तो ये भी डाटा अब ऐसे आपके लिए काम का नहीं है कि 4% अवेलेबल कराया, लेकिन कुछ तो आपके पास होना चाहिए। वही कुछ हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो वहाँ के लोगों को हम राइट टू एजुकेशन पूरी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट टू फेयर कंपनसेशन फॉर लैंड, वो भी एक्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर लागू कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख सब के अंदर। रोशनी एक्ट यहाँ पर पहले लागू होता था, उसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। रोशनी एक्ट की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 था। अब बेसिकली लैंड ओनरशिप से रिलेटेड एक्ट था, उसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, इस वजह से हमने ख़त्म करना पड़ा। ओके, हमने यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट वो भी देने शुरू कर दिए हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे, और एलिजिबल जो आपके लोग हैं उनको यहाँ पर देने शुरू कर दिए हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखें पूरी इंडिया के अंदर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लगा हुआ है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लगाया था, हमने स्टेट के अंदर लागू कर दिया है और बहुत सारी पावर्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी दी हैं। आईआईटी जम्मू यहाँ पर आपका ऑन कैंपस यहाँ पर सेट करने वाला है। साथ ही अगर आप देखें आप देखें 2 नए एम्स यहाँ पर बनने वाले हैं। ओके, रिंग रोड कंप्लीट होने वाला है जम्मू का, इतना डिटेल में नहीं जाना। वो दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब आर्क ब्रिज जो कि रेलवे ब्रिज है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। 2022 तक कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं। 1327 करोड़ रुपए लगे हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और आप यहाँ पर देखें कि ये बिल्ड किया जा रहा है अंडर द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को लिंक करने के लिए बीच में आपकी चेनाब रिवर आती है, उस पर ब्रिज बनेगा रेल का और इसको कहा जाएगा चेनाब आर्क ब्रिज। और इसकी जो ऊंचाई एफएल टावर से ऊंची है, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, और अगर आप देखें तो 360 मीटर के करीब आपको ऊंचा देखने के लिए मिलेगा। फिर राइट्स ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन, उनको भी हमने यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा है कि जो वुमेन है वो मैरी कर सकती हैं आउटसाइड द स्टेट। ओके, हाइड्रो पावर जनरेशन की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी स्टेट के अंदर है और उसको भी हार्नेस करने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। ओके, तो ये आप यहाँ पर देखें कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर चले हुए हैं, पर्टिकुलर को याद नहीं रखना है। तो इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब अभी पेंडिंग है, लेकिन इन सबको लॉन्च करने के ऊपर सैंक्शंस दे दिए गए हैं। ओके, तो ये देखिए हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप देखें तो आयुष्मान भारत योजना को एक्सेस करा दिया है। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यहाँ पर दिया जाएगा हर एक सिटीज़न को अंडर दिस आयुष्मान भारत स्कीम। और आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो सेहत स्कीम के नाम से लॉन्च की गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 5 लाख का इंश्योरेंस, जैसा कि आपको आयुष्मान के अंदर दिखेगा, सेम चीज़ें आपको इसके अंदर भी नज़र आएंगी। ओके,
ऑलराइट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो स्पेशल स्कीम फॉर वुमेन यहाँ पर दी गई है। एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हौसला इनिशिएटिव, ठीक है, 29 जून को लॉन्च किया गया था। और अगर आप इसके अंदर यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, बैंक अकाउंट्स हैं, सभी ओपन किए जाएंगे, पॉलिसी उनको प्रोवाइड की जाएगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे, मिशन यूथ भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। ओके, तो कुल मिला के जो वुमेन है उनको एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़, उनको लाइवलीहुड जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल कराने हैं, जिसकी मदद से वो सेल्फ रिलायंट हो सकें। अब मिशन युवा कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिशन युवा का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि जो यूथ है उसको हार्नेस करना है, उसको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना है, उसको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है अगर ज़रूरत है, और इसके लिए हमने यूथ क्लब्स भी तैयार करे हैं। ओके, तो ये चीज़ आप इतनी यहाँ पर ध्यान रखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बस। उसके बाद एप्पल्स हैं, टूरिज़्म है, उन सभी को बढ़ाने का काम भी किया है। आपको पता है कि एप्पल की भरमार मात्रा में वहाँ पर प्रचुरता होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपके मार्केट इंटरवेंशंस यहाँ पर लिए गए हैं। फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोवाइड किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। ये सब हमने काम यहाँ पर किए हैं और 8,000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि एप्पल्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके। आप देखोगे कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी सैफरोन भी है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, उसके प्रोडक्शन को भी बूस्ट करने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ये सब काम करने शुरू किए हैं। आप देखिए कि एस्टेब्लिश किया जाएगा फर्स्ट, अभी तक आप देखें तो लद्दाख के अंदर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन अभी पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई जा रही है। उसके साथ साथ बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर भी लद्दाख के अंदर क्रिएट किया जाएगा। ओके, गुड गवर्नेंस के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो वो अभी गुड गवर्नेंस के अंदर बेसिकली हम सिर्फ गवर्नेंस नहीं, ई गवर्नेंस की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। और ई गवर्नेंस में आप देखें तो ई ऑफिस हमने यहाँ पर लॉन्च किया है और पेपरलेस पूरा काम करने वाले हम यहाँ पर। और अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक प्रैक्टिस यहाँ पर थी जिसको कहा जाता है दरबार मूव। दरबार मूव का मतलब ये था कि विंटर के दौरान इनकी जो यहाँ पर सेशन होते थे वो जम्मू के अंदर होते थे, और जो समर है वहाँ पर श्रीनगर के अंदर होते थे। तो इससे 400 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होता था, क्योंकि आपको सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो इधर से इधर शिफ्ट करनी है। लेकिन अभी क्या है, अभी सब ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आपको ये जो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो 150 साल पुराना है इसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब एक जगह बैठो और एक जगह बैठ करके ई ऑफिस का फ़ायदा उठाओ, ई फाइल्स का फ़ायदा उठाओ, पेपर्स की झंझट खत्म, 400 करोड़ रुपए भी आपके बचेंगे। अगर आपको कोई ग्रीवियंस है तो आप ग्रीवियंस रिड्रेसल इनिशिएटिव भी शुरू किया है, दैट इज़ कॉल्ड JKI ग्राम्स। ओके, तो और नाम से ही शुरू है, जम्मू एंड कश्मीर से। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेट के लिए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज यहाँ पर शुरू कर दी है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, ये इंश्योर करता है कि एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। देखिए, आपने देखा होगा कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर बटी हुई होती हैं, एक राज्य के अंदर अलग अलग इलाके यहाँ पर बटे हुए होते हैं। लेकिन जब जनसंख्या यहाँ पर बढ़ने लगती है, जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ हमें इन इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपका डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ओके, तो डीलिमिटेशन आप देखिए यहाँ पर कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की में मदद करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेशली फोकस किया जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट पर, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ पर। ऑलराइट, तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको ज़रूर से देखना है कि द प्रोसेस ऑफ डीलिमिटेशन हैज़ बीन एक्सपीडिएटेड टू होल्ड इलेक्शंस सो दैट देयर इज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और साथ ही साथ देखें कि डेमोक्रेसी स्ट्रेथन होगी और जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर तेज़ी से होना शुरू होगा। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए ये सारे काम किए गए हैं। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू कर दी है, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते रहिए, इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। साथ ही पॉलिटी के नोट्स में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में अलग से दिया गया है। फिर वन नेशन वन सिस्टम को बूस्ट करते हुए सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनमें वन वन नाम का ये सिस्टम यहाँ पर आता है। ठीक है, जैसे वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड है, तो ये शुरू किया है इन्होंने, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। आपको बस से ट्रैवल करना है, मेट्रो से ट्रैवल करना है, कैब से ट्रैवल करना है, एक ही कार्ड के जरिए आप हर चीज़ से ट्रैवल करोगे। वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट, इसके अंदर ई नाम पोर्टल आ जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड अभी लॉन्च किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो कहीं पर भी अनाज खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर अगर आप देखें तो वन नेशन वन पावर ग्रिड, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो एक पावर हब यहाँ पर बनाने की बात हो रही है। वन नेशन वन गैस ग्रिड, पाइपलाइंस पूरी इंडिया में पाइपलाइंस यहाँ पर बिछाई जा रही हैं। ओके, तो उसको भी याद रखिए। वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपका मिल जाएगा आपको आयुष्मान भारत योजना के तहत। वन नेशन वन फास्टैग, अभी लॉन्च किया गया फास्टैग, कोई दिक्कत नहीं है। वन नेशन वन टैक्स, GST की बात हो रही है। वन नेशन वन एग्ज़ाम, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है,
NRA और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इन सब की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, तो इन सबको देखते हुए ये सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि सरकार ने आखिर कौन सी 75 स्कीम्स इसके अंदर यहाँ पर गिनाई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स की, क्योंकि 75 स्कीमें अलग अलग सेक्टर में बांटी हुई। तो पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करेंगे। एग्रीकल्चर में हमारा जो मैंडेट है वो है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। उसके लिए आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे ताकि आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट मिले। तो आप देखोगे कि ये आपकी स्कीम गिनाना यहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया है। और सबसे पहला आपको मिलेगा कि इन्होंने MSP हाइक किया था अभी अभी, ठीक है। तो हर साल ये MSP हाइक करते हैं, क्योंकि कम करेंगे तो फिर प्रोटेस्ट होंगे, तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और बढ़ाते बढ़ाते कहाँ ले गए आपको पता नहीं चलेगा। तो MSP यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, पिछली बार से 1.5 गुना तक जो है MSP यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया है, ताकि फार्मर्स की इनकम में वृद्धि हो सके। एम है डबल करना फार्मर्स की इनकम को। अब इतना ही दिया है तो हम फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। हालांकि इसमें पढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ है, MSP कैसे निकलता है, ठीक है, कितना कितना किस क्रॉप पर बढ़ाया, बट वो सब डिस्कस नहीं करते हैं। जितना दिया गया था मैगजीन में उसको उतना रखते हैं। ओके, दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो सरकार ने यहाँ पर कही है कि हम 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ये पहले से ही चलती भी आ रही है, और ये आपका इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जिसमें स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स का एडिशन होगा। और ऐसे जो हैं वो 86 फार्मर्स इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनके पास बहुत छोटी ज़मीनें हैं, जिनके पास ज़मीन की जो आपकी लैंड होल्डिंग साइज़ है वो 1.1 हेक्टेयर से कम का है। उन लोगों का मिलकर के हम जो आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो तैयार करेंगे। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स प्रोवाइड करेंगे, और ये काम करेंगे हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत। और 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये की मंथली पेंशन यहाँ पर बांध करके दे दी जाएगी। ओके, तो किसानों के लिए ये स्कीम, ठीक है, इसको यहाँ पर याद रखिएगा। फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों इक्वल शेयर स्कीम के अंदर शेयर करेंगे, मतलब जितना फार्मर डालेगा उतना ही यहाँ पर सरकार डालेगी। दोनों को मिला करके आपका 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की मंथली पेंशन आपकी बांध दी जाएगी। चौथे नंबर पर इन्होंने काम किया है किसान सम्मान निधि का। इसके अंदर आपको 6,000 रुपये पर साल दिए जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये आपके आपको 2,000 रुपये के 3 स्लॉट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। सम्मान निधि इसका नाम है। अभी इसकी 9th इंस्टॉलमेंट यहाँ पर सरकार ने रिलीज़ कर दी है। ओके, तो लॉन्च यहाँ पर की गई थी 2018 के अंदर, 1 दिसंबर 2018 के अंदर। और इतना आपको यहाँ पर याद रखना है कि 11 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को बेनिफिट करेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ई नाम जो मंडीज़ हैं उनके तहत बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ओके, तो ये बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कितने फार्मर ऐड हो गए, तो ये वाला रिजर्वेशन हमारे काम का नहीं है। उसके बाद बात करते हैं छठे नंबर पर, और आपको दिखेगा कि जो इरिगेटेड एरिया है क्रॉप्स के लिए उसको हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। और इंक्रीज़ करने वाला एरिया कितना था, कितना हो गया, वो जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आप याद रखिए कि सॉइल हेल्थ कार्ड का इसमें इंपॉर्टेंस है। आपने जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की उनका इंपॉर्टेंस है, आपने जो क्रॉप इंश्योरेंस दिया उनका इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से आपने जो इरीगेटेड एरिया है क्रॉप्स का उसको यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया। कितने से कितना करा, नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए। जैसे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पैडी कल्टीवेशन के अंदर एरिया 16% से इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, 16% हाइक देखने के लिए मिला इरीगेटेड एरिया के अंदर। ओके, याद रखिए। अगर 7वें नंबर के रिजर्वेशन की बात करें तो सरकार ने 2015-16 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की थी। नाम है उसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंदर 4 कंपोनेंट थे। उन 4 में से एक कंपोनेंट था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप नाम से स्पष्ट है कि पानी कम दो, आउटपुट ज़्यादा निकालो, फसल ज़्यादा होनी चाहिए पानी कम देने के साथ साथ। ओके, तो ये काम हमारा इसके अंदर किया जाना था। और अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस इज़ कॉल्ड सिनोनिमसली विद द माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। तो माइक्रो इरिगेशन और पर क्रॉप मोर ड्रॉप ये सब चीज़ें एक जैसी। माइक्रो इरिगेशन का मतलब भी एक तरीके से यही हो गया कि आप कम पानी दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फसल यहाँ पर उगाने की कोशिश कीजिए। माइक्रो इरिगेशन के लिए नाबार्ड ने यहाँ पर एक फ़ंड भी यहाँ पर बनाया गया है, और इसके अंदर 5,000 करोड़ रुपये इनिशियली जो है वो इसके अंदर बजट के अंदर रखे गए हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो अलग अलग सरकारों ने भी अलग अलग लोन माइक्रो इरिगेशन के लिए यहाँ पर दिया है। वो कितना है याद नहीं रखना, लेकिन नाबार्ड ने यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन फंड तैयार किया है 5,000 करोड़ का, ये याद रखना है। 8वें नंबर पर बात करें तो सिंपल सी बात है, अब किसान है तो किसान को लोन चाहिएगा। दिस इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ओके, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए आपके यहाँ पर देखो तो किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे आपको, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप यहाँ पर लोन ले सकते हो, और लो इंटरेस्ट लोन है, ठीक है। तो किसान को आसानी से लोन मिल जाएगा, और इसकी जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो भी कम होंगे। अब बाकी जो डाटा लिखा हुआ है याद नहीं रखना है। किसान क्रेडिट कार्ड याद रखना 1998 के अंदर शुरू किए गए थे। ओके,
उसके बाद अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। और एग्रीकल्चर के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रूरल एरियाज़ को अर्बन एरिया से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ पर चलाई गई थी और इसका थर्ड फेज़ जो है वो भी लॉन्च कर दिया है। कितना पैसा बांटा है, नॉट इम्पोर्टेंट। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2022 तक हम इनको $60 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी हमारे $40 बिलियन के एक्सपोर्ट हैं, उनको 2022 तक $60 बिलियन के पहुंचाना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया था, दैट इज़ कॉल्ड सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जो आपके बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना है, ताकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यील्ड अच्छी हो सके, फसल अच्छी हो सके, और स्किल डेवलपमेंट भी करना है। उन मशीन्स को चलाने के लिए आपको ऐसे फार्मर्स तैयार करने पड़ेंगे जो कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को बूस्ट कर सकें। इसके लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन शुरू किया गया था। अगले रेवोल्यूशन की तरफ चलें, स्वीट रेवोल्यूशन को बढ़ावा देना है। स्वीट रेवोल्यूशन नाम से स्पष्ट है कि आप देखें तो हनी मिशन के लिए इसको लॉन्च किया है, और ये पूरा मिशन का नाम है नेशनल बी हनी मिशन। 2 जून 2020 में लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत के अंदर। और आपका 500 करोड़ रुपए का सेक्टर हमें यहाँ पर मतलब इसके लिए आपके दिए गए हैं। 500 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं, 3 साल में ये पैसे यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो याद रखना कि 500 करोड़ रुपए यहाँ पर नेक्स्ट 3 ईयर में यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। उसके अंदर बी बॉक्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे, फार्मर्स की इनकम को डबल करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और 100 किसान रेल्स भी यहाँ पर स्टार्ट की गई हैं। किसान रेल कुछ भी नहीं है, पेरिसेबल कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस सब के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेरिसेबल कमोडिटीज़ आसानी से पहुँच जाएँ, उसके लिए सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट किया जाएगा। एडिशनल जो आपका यहाँ पर कह सकते हो कि ग्रांट यहाँ पर दी गई है, और एरिया भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बढ़ाया गया है। इसके लिए परंपरागत कृषि योजनाएं हमारी चल रही हैं। ओके, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना यहाँ पर है, जिसके अंदर जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं विलेजर्स के, उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा, उनके रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। याद रखना, रेसिडेंशियल लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन करने के ऊपर बात हो रही है। एक यूनिक फार्म आईडी भी प्रोवाइड की जाएगी, ओके, जिससे कि फार्मर्स का पूरा डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल रहे। उसके बाद अगर आप याद रखें तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किसान रेल शुरू की गई थी, पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए हैं कि रास्ते में चीज़ें ख़राब ना हो, मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, उनके लिए कोल्ड सप्लाई चेन के जरिए किसान रेल यहाँ पर चलाई गई थी। रेल के डिब्बे के अंदर आपके इस तरीके के बॉक्सेज होंगे जो कि कोल्ड चेन से आधारित होंगे, उसके अंदर ये चीज़ें यहाँ पर रखी जाएंगी, पेरिसेबल कमोडिटीज़ तुरंत यहाँ पर भेजी जाएंगी। एग्रीकल्चर के अंदर 346 नए स्टार्टअप खोलने की उम्मीद है, उनको भी यहाँ पर बूस्ट किया जाएगा ताकि यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हों। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि एक नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी अभी 2020 के अंदर ही मिलेगा आपको, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो मत्स्य संपदा योजना के अंदर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की यहाँ पर बात की गई है। नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ये आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया कि जो आपके एनिमल्स हैं उनके अंदर से फूट एंड माउथ डिजीज़ एंड ब्रूसेलोइस नाम की जो डिजीज़ एनिमल्स में हो जाती हैं उनको ख़त्म करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए टीकाकरण वगैरह उस सब के लिए यहाँ पर 13,000 करोड़ दिए गए। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखो कि ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अगर हम बात करें तो मत्स्य संपदा योजना आपको मिल जाएगा कि फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूज़ की गई थी, और जो अगर आप देखें कि फ़िश का प्रोडक्शन हमें कुछ सालों में डबल कर देना है। ओके, 30 मिलियन टन के करीब फ़िश प्रोडक्शन इस टाइम है, उसको 60 करने की बात यहाँ पर चल रही है। उसके बाद अगर हम आगे चलें और आगे आपको मिलेगा कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आप देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर के लिए अलग से यहाँ पर पैसा दिया गया है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए अलग से पैसा दिया गया है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए आपको मिलेगा कि सिंपल अफोर्डेबल पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन योजना शुरू की गई है। याद रखना कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपके रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, जो गोकुल विलेजेस हैं वो तैयार किए जाएंगे, और आपको मिलेगा कि इसके अंदर पुरस्कार वगैरह भी दिए जा रहे हैं, अवार्ड वगैरह। कुल मिला के आपको जो बोवाइन एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है ताकि मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ाया जा सके। उसके बाद आपको मिलेगा कि एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए अलग से करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज़ यहाँ पर चलती है, और मार्च से लेकर के काम यहाँ पर चल रहा है। आप बेफिक्र होकर इस चीज़ को देख सकते हो, एक भी करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाता है। अब ये हमने बात कर ली एग्रीकल्चर की, अब देख लेते हैं यूथ का क्या काम है। अब यूथ की पॉपुलेशन आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स
वर्किंग पॉपुलेशन इन द कंट्री इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है उसके ऊपर आपको मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और उसको हार्नेस करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यूथ के लिए क्या क्या काम सरकार ने किया है। तो सबसे पहले तो मिल जाएगा कि स्किल इंडिया मिशन है, उस जैसे प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए गए। कौशल भारत है, कौशल भारत, कुशल भारत जैसी स्कीम्स यहाँ पर शुरू की गई। 5 करोड़ यूथ को यहाँ पर स्किल प्रोवाइड की जाएगी, और आपको मिलेगा कौशल विकास योजना भी हमारे पास है। ओके, तो ये तो सिंपल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि ये काम स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। फिर यहाँ पर शुरू किया ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, सरकार का ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड फरवरी 2019 में लागू किया गया था। और याद रखना, कंट्री के अंदर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो। याद रखो भाई, नाम में ही रखा हुआ है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, जो आप शिक्षा प्रदान कर रहे हो वो डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ओके, तो जो आपका क्लासरूम है, क्लास 9 से हम बात कर रहे हैं, क्लास 9 से ये काम शुरू किया जाएगा, और क्वालिटी एजुकेशन विद डिजिटल मीडियम यहाँ पर आपकी एजुकेशन देने की बात हो रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखें, हायर एजुकेशन के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा, और कोई खास स्कीम्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कुछ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि वो नहीं आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि नए आपके आईआईटीज़ खुल रहे हैं, 16 न्यू ट्रिपल आईटीज़ खुलने की बात हो रही है, 7 नए आईआईटीज़ हैं, 7 नए आईआईएम्स हैं। ये सब जब खोलेंगे आपके सामने न्यूज़ में होंगे। उसके बाद बात करें, अटल टिंकरिंग लैब्स यहाँ पर खोली जा रही हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स। ओके, अटल टिंकरिंग लैब्स ये रही, ये लैब्स पार्ट हैं आपका अटल इनोवेशन मिशन का, जो कि नीति आयोग का मिशन है, और इसके अंदर आपकी अटल टिंकरिंग लैब्स यहाँ पर खोली जा रही हैं। कुछ नहीं है, जो आपके स्कूल लेवल पर जो बच्चे हैं उनके दिमाग में इस चीज़ को डालना है कि देखो साइंस के अंदर कितना स्कोप है। जो यंग माइंड्स हैं उनके दिमाग को इस तरीके से हमें बूस्ट करना है कि वो साइंस की तरफ अट्रैक्ट हों, टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हों। उसके लिए आपकी लैब्स इस तरह की कॉलेजेस में, स्कूल्स में तैयार की जाएंगी, याद रखना स्कूल्स में तैयार की जाएंगी। उसके बाद आगे बढ़ें, नई एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो यहाँ पर लॉन्च कर ही दी गई है, 2020 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी, जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ, और इसको डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कुछ आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। ओके, याद रखना कि द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको भी रीनेम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मिल जाएगी। अगर आप नया अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना चाहते हैं, तो आपको ये इसके अंदर लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग अलग तरीके के लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। 10 लाख तक के लोन की प्रावधान इसके अंदर है, और आपको मिलेगा शिशु लोन है, किशोर लोन है, तरुण लोन है, इस तरीके से लोन्स डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद पक्का हाउस प्रोवाइड करेंगे अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और जिन लोगों के घर में भी कच्चे हाउस हैं उनको अपग्रेड करके हम पक्का हाउस प्रोवाइड करेंगे, सीमेंट ईंट का प्रोवाइड करेंगे हाउस। कितने बन गए कितने नहीं बन गए नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद भारतमाला परियोजना, जो आपका हाईवे सेक्टर है, ठीक है, जो आपका हाईवेज़ हैं या फिर जो आपकी कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, उसको बूस्ट करने के लिए, कोस्टल पोर्ट कनेक्टिविटी, उन सभी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर भारतमाला परियोजना लॉन्च की है, और इसका जो पहला फेज़ है उसको कंप्लीट करने की बात यहाँ पर हो रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एलपीजी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मिल जाएगी, और इसके अंदर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दे दिए गए हैं। अभी मोदी जी 15 अगस्त 2021 को माइक पर आए, उन्होंने कहा हम 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और देंगे, तो यहाँ पर इसका मैंडेट और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा सभी विलेजेस का, और ये बात भी इन्होंने यहाँ पर 15 अगस्त 2015 को कही थी, ठीक है। ये बात जो ऊपर वाली है ये 2021 में कही है, और ये वाली बात 2015 में की थी कि हम आपके 18,500 विलेजेस, उसके अंदर कंपलसरी 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, और बैंक अकाउंट यहाँ पर खोला जाएगा, हर एक सिटीज़न का बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कि टॉयलेट फैसिलिटी। जब टॉयलेट फैसिलिटी की बात करते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, दैट इज़ वो स्वच्छ भारत मिशन। ग्रामीण और अर्बन सब एक जैसा ही आपको याद रखना है, और इसके अंदर आप देखें तो टॉयलेट्स जो हैं वो यहाँ पर निर्माण किए गए हैं। ऑलराइट, तो टॉयलेट्स का निर्माण करते करते हमने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हासिल किया है, और जो कि 2030 तक पूरे करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 तक पूरे करने हैं, लेकिन हमने अभी पूरे करने शुरू कर दिए हैं। और इस तरीके से आप देखोगे कि 11 करोड़ से ज़्यादा जो हाउसेस के अंदर हमने टॉयलेट्स की सुविधा प्रोवाइड कर दी है। पहले कवरेज करीब 31% के करीब था, उसको हमने बढ़ा करके यहाँ पर 100% कवरेज करा है टॉयलेट्स का। हमने मतलब
सरकार ने। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि सरकार का टारगेट है कि 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट होनी चाहिए। उस दिशा में हम अपने अच्छे कदम बना रहे हैं ताकि एनर्जी सिक्योरिटी हासिल रहे, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो, एनर्जी अवेलेबिलिटी 24/7 बनी रहे। ओके, तो इसके अंदर आपकी जो 100 गीगावाट है वो आएगी सोलार से, 60 गीगावाट जो है वो आपकी आएगी विंड एनर्जी से, 10 गीगावाट बायोमास से आएगी और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर से आएगी। ये सारा का सारा जो आपको बताया 100 गीगावाट और 60 और 10 और 5, ये याद रखना, आपसे पूछ सकता है ऊपर से नीचे लगाने के लिए, कम से ज़्यादा लगाने के लिए, ज़्यादा से कम लगाने के लिए। उसके बाद आपको मिलेगा इनलैंड वाटरवेज बढ़ाने के लिए। इनलैंड वाटरवेज हमारी अथॉरिटी भी बनी हुई है और साथ में आपको मिलेगा कि वाटरवेज जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन के बहुत अच्छे साधन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे खर्चा बहुत कम होता है। आप 1 रुपये में आपकी जो कॉस्ट पड़ती है ना, वो 1 रुपये के करीब यहाँ पर पड़ती है। बहुत चीप है, यहाँ पर इको फ्रेंडली है और इसके लिए आप इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट कर रहे हो। कितने बन गए कितने नहीं बन गए नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद सागरमाला परियोजना है आपकी, और सागरमाला परियोजना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कंट्री की जो 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसको हार्नेस करने के लिए ये योजना यहाँ पर चलाई गई है। पोर्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए योजना यहाँ पर तैयार की गई है। भारतमाला परियोजना हाईवे से रिलेटेड है, सागरमाला परियोजना पोर्ट से रिलेटेड है, याद रखना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए एक और एकमात्र स्कीम आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लिखी हुई नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है। तो याद रखो वैसे, जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन एकमात्र मिशन इस समय है जिसके अंदर हम टैप कनेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो जल जीवन मिशन के अंदर ये सारे काम यहाँ पर करे जाएंगे और हर एक घर के अंदर पीने के पानी की, साफ़ पीने के पानी की टंकी यहाँ पर होनी चाहिए, जिसकी मदद से जो हेल्थ सेक्टर है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर हमने यहाँ पर कहा कि जो आपका यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने 2030 तक का टारगेट रखा था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर कि 2030 तक पेट्रोल के अंदर इथेनॉल जो है वो 20% मिलाएंगे, लेकिन अब हमने रिवाइज कर दिए हैं टारगेट और हमने कहा है अब 2025 तक मिलाएंगे, ठीक है। तो याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये टारगेट 2025 तक कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के ज़रिए हर एक ग्राम पंचायत, लगभग 600 से ज़्यादा ग्राम पंचायत के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा, 1.6 लाख ग्राम पंचायत के अंदर आपको जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और इस प्रोग्राम का नाम है भारत नेट प्रोग्राम, ठीक है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर पीपीपी मॉडल पर आधारित है। हर एक जो आपकी ग्राम पंचायत है उसको डिजिटल सुविधा प्राप्त करानी है और उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स यहाँ पर बिछा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि हमने वाटर से रिलेटेड, वाटर फंक्शन से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक नई मिनिस्ट्री यहाँ पर तैयार की है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। प्लानिंग करेगी, पॉलिसी मेकिंग्स में यहाँ पर सब कुछ काम यहाँ पर करने का काम ये करेगी। उसके बाद नेशनल हाईवेज़ की लेंथ है उसको हमने डबल करने की कोशिश की है, मत पढ़ना, कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आपको मिलेगा यहाँ पर कि पाइप्ड एलपीजी की सप्लाई हमने यहाँ पर शुरू कर दी है, ये भी आपके काम का नहीं है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा नेशनल रेल प्रोजेक्ट 2030, या दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसको देख लेते हैं। नेशनल रेल प्रोजेक्ट 2030 यहाँ पर लॉन्च किया गया था और इसका जो बेसिकली मकसद है कि जो ट्रैवल है वो टाइम बाउंड तरीके से होने चाहिए, जल्दी से जल्दी लोग अपनी मंजिल तक यहाँ पर पहुँच सकें। उसके लिए 2021-22 में 1.7 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, क्योंकि रेलवेज़ ओनली और ओनली रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। अब इसके बारे में और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो नेशनल रेल प्लान 2030 के लिए हैं और 2050 तक हमें जो अपनी नीड है उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। कितना ट्रैक बनाया जाएगा नॉट इम्पोर्टेंट, इसको याद मत रखना। बट हमें जो ब्रॉड गेज का यहाँ पर यूज़ करना है, नैरो गेज का यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ब्रॉड गेज का यूज़ करते हुए हमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बढ़ाना है, ओके। उसके बाद आपको स्कीम मिलेगी कि बेटर एयर कनेक्टिविटी के लिए उड़े देश का आम नागरिक की स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, दैट इज़ उड़ान स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। और अभी तक अगर आप देखें तो 59 एयरपोर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और हमें इसको 100 तक यहाँ पर पहुँचाना है 2024 तक। तो ये लक्ष्य है, ये याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे आपको और मिलेगा, अभी आपको और चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और अगर आप यहाँ पर देखें
वर्क एट फुल पेस टू इलेक्ट्रीफाई और रेलवे लाइन्स। सभी रेलवे लाइन्स के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यानी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन्स का 2023 तक कंप्लीट करने का हमारा प्रोग्राम है। कितना अभी हो गया नॉट इम्पोर्टेंट। ये हम क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, ताकि अगर आप देखें 2030 तक रेलवे इज एमिंग टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू ए ट्रांसपोर्टेशन मीड, जिससे कि कार्बन का इमिशन बिल्कुल भी ना हो। ऐसा करने के लिए आपको इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा 2030 तक। लक्ष्य हमारा 2023 है, लेकिन 2023 तक पूरा नहीं हुआ तो हम 2030 तक भी घसीट करके ले जाएंगे इसको। ओके, सभी स्टेशंस पर वाईफाईज लगा दी गई हैं। ओके, इस आगे नहीं पढ़ना है इसके अंदर से। आपको मिलेगा फ्रीट कॉरिडोर प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। ओके, डेडिकेटेड फ्रीट प्रोजेक्ट कॉरिडोर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अभी ऐसे 2 प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है। रेवाड़ी मदार सेक्शन है और खुर्जा बदान सेक्शन है। ओके, तो इन सब के ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है। ये आपके 2023 तक बन करके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की इसको आपको रफ्तार देखने के लिए मिल जाएगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तर्ज पर ये यहाँ पर वर्क करती है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। ठीक है, ये हमने रेलवे सेक्टर डिस्कस कर लिया, बहुत सारे सेक्टर डिस्कस हो गए बीच में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर की। और हेल्थ सेक्टर के अंदर यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि क्या चीज़ें डिस्कस की जाएं। यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो कि आयुष्मान भारत के लिए आपको आपने जो आयुष्मान भारत के अंदर कहा था कि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कंट्री के अंदर ओपन कर दिए गए हैं। दूसरा आपको मिलेगा कि 75 नए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि आपको मेडिकल की शिक्षा यहाँ पर देंगे। मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2 एम्स भी यहाँ पर बन रहे हैं और नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। टेली मेडिसिन सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए, ई डॉक्टरशिप को बढ़ावा देने के लिए ई संजीवनी पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया। ई संजीवनी के जरिए आप घर बैठे दूर के डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हो बाय दिस पोर्टल ई संजीवनी। उसके बाद आपको मिलेगा कि टीबी को हमें देश से ख़त्म करना है 2030 तक। इंडिया का लक्ष्य है 2030 ये आपका लक्ष्य थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, ये लक्ष्य थोड़ा सा उल्टा है, मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूँ। यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर कहा है कि हम जो टीबी है उसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे 2030 तक, लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम 2025 तक यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और इसके लिए टीबी फ्री इंडिया कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया। 12,000 करोड़ रुपये भी इसके लिए दिए गए हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये भी यहाँ पर काम किया जाए। सिंपल सी बात है, कोविड-19 ने हमें बता दिया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ की, और इसके लिए बहुत सारे पैसे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। साथ ही आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी यहाँ पर शुरू की गई थी और इसके लिए बहुत सारे पैसे दिए गए। और आपको मिलेगा कि पब्लिक हेल्थ यूनिट्स यहाँ पर बनाई जाएंगी। उसके साथ साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि 15 अगस्त 2020 को मोदी जी ने माइक पर आकर के बोला था कि डिजिटल हेल्थ आईडीज़ बांटेंगे, उस मिशन के लिए भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। ओके, तो इतना याद रखो, सफिशिएंट है। आपको मिलेगा पोषण कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल करने के लिए सरकार ने ये आपका पोषण अभियान यहाँ पर 2018 से यहाँ पर चल रहा है, ताकि माल न्यूट्रिशन को ख़त्म किया जा सके, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हासिल किया जा सके। ये टारगेट्स याद नहीं रखने हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो 1:1400 हमें यहाँ पर अवेलेबल कराना है। WHO ने यहाँ पर कहा है कि एक डॉक्टर 1000 लोगों को संभाल सकता है, और हम कितनों को संभाल रहे हैं? लगभग 1456 लोगों को। ओके, तो हमें इसको कम करते करते धीरे धीरे 1000 पर लाना है। बट अभी हमने जो टारगेट रखा है वो 1400 का रखा है, यानी डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करना पड़ेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए सरकार ने यहाँ पर डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया 2015 के अंदर, ताकि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिले। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने शुरू किए, जनधन अकाउंट्स यहाँ पर खोले और जेम ट्रिनिटी का यहाँ पर जो पूरा फ़ायदा यहाँ पर उठाने की कोशिश की। ठीक है, जनधन, आधार, मोबाइल, ठीक है, इन सब का फ़ायदा यहाँ पर उठाएंगे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में दिया गया है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपके घर के 5 किलोमीटर के अंदर आपको अवेलेबल होनी चाहिए। इंश्योरेंस की, बैंकिंग की, लोन की, पेंशन की, सब आपके घर के आसपास होनी चाहिए। उसके लिए भी काम किया जा रहा है। एयर पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। एयर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक और एकमात्र प्रोग्राम आपको याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। 5 साल के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और 2024 तक याद रखना कि PM 2.5 को 20 से 30% कम कर देना है। साथ ही PM 10 को यहाँ पर 20 से 30% तक इसके लेवल्स को यहाँ पर कम कर देना है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए।
ये भी आपके काम का था, सॉरी। ठीक है, ये भी याद रखिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग मैंने आपको बता दिया कि 2030 से टारगेट 2025 कर दिए गए हैं, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हम यहाँ पर करेंगे और इसके कारण आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए फेम इंडिया स्कीम भी चलाई हुई है सरकार ने, और दिल्ली एनसीआर की सरकार ने पनिशमेंट भी यहाँ पर लागू की गई है। अलग अलग चीज़ों के लिए, पार्किंग के लिए अलग से प्लेस भी आपको अवेलेबल करा जाएगा। डिजिटाइजेशन को बढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर से आप देख लीजिए, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल डिलीवरीज़ को बढ़ावा, उमंग ऐप है, भारत नेट है, डिजिटल मिशन है, डिजी लॉकर है, डिजी सेवक है, माई गवर्नमेंट है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। ओके, इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है $1 ट्रिलियन की यहाँ पर हो चुकी है। उमंग ऐप के ज़रिए गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखो। नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पर तैयार की है, सारे काम यहाँ पर करेगी, लीगल पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पर करे जाएंगे। स्पेस के लिए गगनयान मिशन यहाँ पर लॉन्च किया है, जो कि अनमेंड मिशन है, इंडिया का पहला अनमेंड मिशन है। 2022-23 तक भेजने की यहाँ पर बात हो रही है। लॉन्च व्हीकल्स इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। ओके, हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV Mark 3, इसको यहाँ पर भेजने का काम यहाँ पर किएगा। रशिया के साथ हमारे जो अब यहाँ पर देखें तो 4 ऑफ इंडियाज़ एस्ट्रोनॉट, इंडिया के 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस ट्रेनिंग भी ले रहे हैं रशिया के अंदर। उसके बाद इकोनॉमी सेक्टर के अंदर बात कर लेते हैं कि सरकार ने इकोनॉमी के अंदर क्या क्या किया है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया की रैंक यहाँ पर इंप्रूव की है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। 2014 में 142 रैंक थी, 2020 में 63 रैंक यहाँ पर हो गई है। उसके बाद देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसका GDP में हिस्सा बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई हैं 13 अलग सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो 13 सेक्टर्स को यहाँ पर चूज़ किया गया है। पहले 10 थे, फिर धीरे धीरे 1 2 कर करके यहाँ पर 13 सेक्टर कर दिए हैं, और इनके अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर आपकी चलाई जाएगी। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगातार काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंदर बेसिकली आपको मिलेगा कि एक पावरफुल रोल यहाँ पर प्ले कर रही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आपको मिलेगा एक्सपोर्ट जो है उनको बूस्ट करना है। कितने से कितना करना है, इतना माइन्यूट डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर का डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद आपको मिलेगा कि नेशनल बोर्ड फॉर ट्रेडर्स यहाँ पर तैयार किया, और नेशनल रिटेल पॉलिसी भी हमने यहाँ पर लॉन्च की है। ओके, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स, उसकी जो घोषणा यहाँ पर की नरेंद्र मोदी जी ने खुद की, और ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनके वेलफेयर को इंश्योर किया जा सके। और रिटेल सेक्टर जिसके अंदर 2030 तक 25 मिलियन नई जॉब्स आने के चांसेस हैं, उसके लिए नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो सरकार का लक्ष्य है GST वगैरह इंक्लूड किया, उसके पीछे लक्ष्य था कि टैक्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, टैक्स के जो रेट्स हैं उनको कम रखा जाए और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए। याद रखना, जब टैक्स के रेट कम होते हैं तो रेवेन्यू बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे करने वाले एरिया के अंदर आ जाते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना, ये थ्योरीज़ हैं, इनको भूलना मत। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि कंपनीज़ एक्ट को अमेंड किया गया, कंपनी अमेंडमेंट बिल 2020 यहाँ पर लॉन्च किया गया यूनियन कैबिनेट मार्च 2020 के अंदर। और इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि क्रिमिनल एक्शंस जो कि कंपनीज और ये शेयर मार्केट्स के बीच में यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, टू मेक बिजनेसेस ईजियर एंड प्रोवाइड रिलीफ टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्शंस। क्रिमिनल एक्शंस जो कि कंपनीज के बीच में, मार्केटिंग सेक्टर के बीच में चलते रहते हैं, उन सभी से बिजनेसेस को बचाने का काम इस एक्ट के अंदर यहाँ पर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, जिसके अंदर सबका साथ सबका विकास का मोटो आ जाता है, और आपको मिलेगा यूथ हो, वुमेन हो, या फिर आपके ओल्ड हों, चाइल्ड हों, सबके लिए यहाँ पर वर्क करने की बात हो रही है। जैसे आपको मिलेगा चिल्ड्रंस के लिए वैक्सीन्स यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। 12 डिसीज़ के लिए आपको मिलेगा मिशन इंद्रधनुष भी सरकार ने लॉन्च किया था। ओके, ये भी आप यहाँ पर याद रखिए। उसके बाद दिव्यांगजन के लिए आपके लिए मिल जाएगा, अलग से यहाँ पर काम किया जा रहा है। और डिफरेंशी एबल जो पीपल हैं उनके लिए आपको मिलेगा कि यहाँ से पेपर के लिए कुछ भी काम का नहीं है। ओके, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, तो दिव्यांगजन के लिए भी काम किया जा रहा है। फिलहाल इतना याद रखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हम बना रहे हैं पंचतीर्थ सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे रिलेटेड है? पंचतीर्थ सर्किट जो है वो भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड है, और आपको यहाँ पर मिलेगा कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उन सभी को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और इनके अंदर आ जाता है इनका बर्थ प्लेस, जो कि आपको मिलेगा मऊ के अंदर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। ओके, तो ये इंक्लूड किया जाएगा। ओके, एजुकेशन लैंड जहाँ यानी लंदन, उसको भी आपका इंक्लूड किया जाएगा पंचतीर्थ सर्किट के अंदर। आपको चैत्य लैंड, ओके,
ये इंक्लूड यहाँ पर किया जाएगा। आपको दीक्षा भूमि है नागपुर के अंदर, ओके, बाबा साहिब ने यहाँ पर बुद्धिज़्म को अडोप्ट किया था, ऑलराइट, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा इस सर्किट के अंदर। और परिनिर्वाण भूमि जहाँ पर आपके बाबा साहिब की यहाँ पर डेथ हुई, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर याद रखना पंचतीर्थ सर्किट भीमराव अम्बेडकर जी से रिलेटेड है। सोशल सिक्योरिटी कवरेज के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए भी बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट वर्क यहाँ पर हुआ लेबर कोड्स का। इंडिया में 29 से ज़्यादा लेबर लॉस थे, जिनको हमने कम करके 4 लॉस के अंदर सुकोड़ करके रख दिया। दैट इज़ कॉल्ड वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इन सारे कोड्स के ज़रिए हम यहाँ पर जो आपके अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी की पूरी चिंता जताते हैं। लेबर कोड इनको यहाँ पर कहा जाता है। फिर EPFO है, ESIC है, इन सभी के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं जो कि यहाँ पर आपके काम के नहीं हो जाते। ओके, क्यों? क्योंकि इतना थोड़ा पढ़ने से काम नहीं होगा इसके बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद आपके फ्रीडम फाइटर्स के लिए 6 नए जो आपकी म्यूज़ियम है वो तैयार किए जा रहे हैं। 6 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स मूवमेंट यहाँ पर बनाने की बात की गई है। ओके, तो इनके अंदर आपका आ जाएगा जैसे राजपीपला गुजरात के अंदर, रांची के झारखंड के अंदर रांची में बनाया जाएगा। ओके, आंध्र प्रदेश के अंदर लंबा सिंगी के अंदर बनाया जाएगा। तो ऐसा अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए देख लो कि कहाँ पर कौन सा म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपको मिल जाएगी, ऑलराइट, ये आपको मिल जाएगी स्मॉल शॉपकीपर्स के लिए। और बेसिकली स्मॉल शॉपकीपर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, तो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी अवेलेबल रहे। मार्च 2019 में स्कीम लॉन्च की गई थी। आपकी इनकम 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये से कम है तो आपकी 3,000 रुपये की पर मंथ की पेंशन आपकी बांट दी जाएगी। 60 साल की उम्र के बाद आपको 3,000 रुपये पर महीने मिलने लगेंगे। उसके बाद 55 रुपये का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ओके, ये सब पॉइंट्स हैं PT के, याद रखो इन सबको, ऑलराइट। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आप देखें तो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड जो कानून था उसको यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया। ओके, ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें याद रखिए। उसके बाद आपको मिलेगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, फीमेल वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें बढ़ाने के लिए भी काम किया है। तो ये अलग से आर्टिकल दे दिया। वैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये सब काम तो पहले से भी चल रहे थे, बट ठीक है यहाँ पर दिया है तो हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद वुमेंस की न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, उसके ऊपर अलग से फोकस यहाँ पर किया जा रहा है थ्रू द प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। 1 रुपये में आपको दवाइयाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। मिशन इंद्रधनुष आपको मिल जाएगा, ओके, वैक्सीनेशन के लिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग लॉज यहाँ पर लागू किए गए हैं। जैसे 12 साल 12 ईयर एज से अगर बिलो गर्ल चाइल्ड है और उसका रेप होता है तो आपको पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है। ओके, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 महीने के अंदर जो केस का ट्रायल है वो ख़त्म होना चाहिए, ऑलराइट। तो इस सिक्योरिटी के लिए प्रोविज़न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और पैनिक बटन्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं न्यू टैक्स पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है आप उस बटन को यूज़ कर सकते हो। कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए भी यहाँ पर काम किया गया है। जैसे प्रसाद स्कीम है, प्रसाद योजना, फुल फॉर्म है द मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रिजुबिनेशन एंड हेरिटेज प्रमोशन कैंपेन। प्रसाद स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर जो आपके आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, हेरिटेज डेस्टिनेशंस हैं, उनको बचाने के लिए काम किया जाएगा। कुल मिलाकर के जैसे कोई भी मान लीजिए कोई टेम्पल है या फिर कुछ भी है, उसके चारों तरफ ATM होने चाहिए, टॉयलेट्स की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, वेटिंग रूम्स होने चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हेरिटेज है उसको संरक्षित रखने के लिए ये काम यहाँ पर किया जाएगा। ताजमहल है, उसके चारों तरफ ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसे ही आपको हृदय स्कीम मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, 2015 में लॉन्च की गई थी। इसके अंदर 12 सिटीज़ यहाँ पर चूज़ की गई हैं। 12 के 12 नाम याद रखने हैं, पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामों में। अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरापुरी, वाराणसी, वेलंकनी एंड वारंगल, इन सबको याद रखो। उसके बाद क्लीन गंगा को प्रोमोट करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम तो लॉन्च किया ही गया था। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि 73 नंबर के रेजोल्यूशन पर हम आ गए हैं। और जो हमारे नेशनल म्यूजियम्स हैं उनको डिजिटाइज करने की बात हो रही है। नेशनल पोर्टल एंड डिजिटल रेपोजिटरी फॉर नेशनल म्यूजियम
उसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। जो भी म्यूज़ियम के अंदर कलेक्शन है, किसी वजह से कोई नुकसान हुआ तो आपका डिजिटल फॉर्म में चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही जो एब्रॉड लोग रहते हैं, जो इंडिया के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ को जानने की काफ़ी उत्सुकता है कि इंडिया के अंदर क्या क्या जो म्यूज़ियम के अंदर है, तो वो यहाँ पर उनको अवेलेबल कराया जा सकता है अंदर डिजिटल फॉर्म। ऑलराइट, तो ये मिलेगा। ओके, तो अनसंग हीरोज़ हैं कुछ कंट्री के, 74 नंबर का रेजोल्यूशंस है, और उनके लिए जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं लाइक रिलेटेड टू द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको पब्लिक यहाँ पर कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया उनको। बिरसा मुंडा से रिलेटेड फाइल हैं, या और भी हैं, महाराजा सुहेल देव हैं, उनसे रिलेटेड जो फाइल्स हैं, कंट्रोवर्सीज यहाँ पर चलती रहती हैं, जो कंजर्व करके रखा था उन सभी फाइल्स को यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। ऑलराइट, तो ये सब पॉइंट्स हैं, 75 की 75 स्कीम्स यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पर तैयार की गई, और इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पर तैयार की गई और न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री है, और इसका जो आपको मिलेगा कि चार्ज है वो यूनियन होम मिनिस्टर को यहाँ पर दिया गया है। ओके, द चार्ज ऑफ न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको यहाँ पर संभालने का काम करेगी। अब मैंने आपको बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को यहाँ पर देखेगी। इससे ज़्यादा अभी इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हमने यहाँ पर चलाया, 75 साल यहाँ पर हो गए हैं। और इसके अंदर कुछ यहाँ पर लीडर्स दिए गए हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान किया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगस्त रेवोल्यूशन की बात हो रही है। अगस्त रेवोल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अगस्त में हुए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, 1 अगस्त को शुरू किया गया 1920 में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, 9 अगस्त को शुरू किया गया 1942 के अंदर, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति इज़ कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, याद रखना इस चीज़ को। ओके, ये हो गया। इंडिया आज़ाद हुआ तो वो भी अगस्त के महीने में ही हुआ, तो अगस्त महीने का इंपॉर्टेंस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ लीडर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जैसे उषा मेहता जी के बारे में दिया गया है। याद रखना, गांधी जी की फॉलोअर्स थी, और साइमन कमीशन जब यहाँ पर आया तो इन्होंने गो बैक साइमन के नारे भी लगाए। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट से भी रिलेट यहाँ पर हुई। और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जब बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर जेल के अंदर डाल दिए गए, तो उषा मेहता जी यहाँ पर पीछे नहीं हटी, और इन्होंने अपना जो पहला ये अंडरग्राउंड हो गई उस टाइम जब लीडर्स यहाँ पर जेल में डाले जा रहे थे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तब ये अंडरग्राउंड हो गई, और उन्होंने अपना पहला जो ब्रॉडकास्ट है वो यहाँ पर शुरू किया 14 अगस्त 1942 को। और रेडियो के ज़रिए इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट वॉइस उठाने की शुरुआत यहाँ पर की। ओके, तो हिंदी में भी लॉन्च किया, इंग्लिश में भी लॉन्च किया, तो इनके बारे में आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। दूसरे आपको मिलेंगे द कनकलता बरुआ। ठीक है, तो कनकलता बरुआ के बारे में याद रखना। 17 साल की ये लड़की थी, और ट्राई कलर को हैंड में लेते हुए इन्होंने गोली जो है वो अपने सीने पर यहाँ पर खाई थी। ठीक है, तो 17 साल की ये लड़की थी, और इनके हाथ में एक झंडा था, और ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर गोली चलाई। ये वहीं पर ही जो है वो आपकी जो है शहीद हो गई। और आपको मिलेगा कि लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। आपको कितना याद रखना है वो यहाँ पर देखते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम का हो जाता है। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी जी के साथ रहीं। ओके, दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि असम के जो लोग हैं वो अभी भी इनको याद करते हैं। एक पॉइंट और मिल गया आपको कि असम से रिलेटेड है। ठीक है, तो असम के जो पॉइंट हैं वो कनकलता जी को आज भी याद रखते हैं। उनकी ब्रेवरी के कारण, उनके सेक्रीफाइस के कारण उनको बीरबाला के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। वो जो सोल्जर था जिसने इनको गोली मारी थी उसने सुसाइड कर ली। ठीक है, वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको मिलेंगे बसुधा सिंह। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे बसुधा सिंह, और इनकी अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, महात्मा गांधी को पसंद करते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। और आपको यहाँ पर मिलेगा कि गांधी जी के कहने पर इन्होंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि इन्होंने अगर आप देखें तो महात्मा गांधी जी के कहने पर सरेंडर कर दिया था, और इनके खिलाफ ट्रायल चला और इनको डेथ की सज़ा दी गई, और ये शहीद हो गए। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने इनसे कहा था कि सरेंडर कर दो, और जब इन्होंने सरेंडर किया तो इनको मार दिया गया। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। हालांकि महात्मा गांधी जी ने उसके बाद यहाँ पर अपना जो आंदोलन है उसको तेज़ किया, और ये चीज़ें इतनी सी याद रखो सफिशिएंट है। फिर मिलेंगे आपको बाबा काशीराम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। रिवोल्यूशनरी हीरो थे, फोक सॉन्ग्स के ज़रिए, पोएम्स के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए इन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर भाग लिया। जलियांवाला बाग के बाद इन्होंने अपने जो किस्से हैं वो पोएम्स में, फोक्स के ज़रिए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। ठीक है,
महात्मा गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे इनकी इस बात से। और आपको मिलेगा सिर्फ ब्लैक क्लोथ्स यहाँ पर पहनने की इन्होंने शपथ ली जब जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो आप देख सकते हो कि अभी भी ब्लैक क्लोथ के अंदर इनका फ़ोटो मिलेगा। इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ काले कपड़े यहाँ पर पहनूंगा, और इसके कारण आपको मिलेगा इनको कहा जाता था द शाहपोश, ठीक है, द शाहपोश जर्नल, द ब्लैक जनरल के नाम से इनको जाना जाता था। तो ये पीटी का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ऑलराइट, ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए। 15 अक्टूबर 1943 को इनकी डेथ हो गई थी। आपको मिलेगा कि इनकी बॉडी के ऊपर जो क्लॉथ हैं वो भी ब्लैक कलर के ही डाले गए। हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, जिसको पहाड़ी गांधी, ठीक है, याद रखना, पहाड़ी गांधी के नाम से इनको जाना जाता है, बाबा काशीराम जी को। और ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी। पेट्रोनिज्म की भावना ब्रिटिश राज के अगेंस्ट बढ़ाने में इनकी भूमिका आपको नज़र आनी चाहिए। कुछ और पॉइंट्स भी इनके लिए आपको काम के मिल जाएंगे। इनकी फेमस पोएम याद रखना, नाम है अंग्रेज सरकार द तिघा पर धायाद, ठीक है। तो हिंदी में शायद पता नहीं किस लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, द सन इज़ अबाउट टू सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो ब्रिटिश एम्पायर का जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका सन यहाँ पर डूबने वाला है, उसका सूरज डूबने वाला है और इंडिया का सूरज यहाँ पर लहराएगा। ओके, तो इन्होंने ये सब काम किए। सरोजनी नायडू, उन्होंने इनकी जो पोएम्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर, इनके सॉन्ग से इन्फ्लुएंस होकर इनको कहा था बुलबुल ए पहाड़, ठीक है। तो पहाड़ के नाम से याद रखो, इनको पहाड़ी गांधी भी कहा जाता है और बुलबुल ए पहाड़ भी इनको यहाँ पर कहा गया। और पोस्टल स्टाम्प भी यहाँ पर रिलीज़ किया गया था 1984 में। अगले आपको मिलेंगे द रमप्पा नायडू, और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, याद रखना। और इनके बारे में और क्या याद रखोगे आप, तो इनके बारे में आप यहाँ पर याद रखोगे कि भूदान आंदोलन से रिलेटेड थे, ठीक है। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन से लीडर भूदान आंदोलन से रिलेटेड हैं। तो उनमें से रमप्पा नायडू का नाम भी याद रखना। विनोबा भावे, जिन्होंने वुमेन को लेड किया, उनका नाम तो भूलना ही नहीं है। गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सारे लीडर्स आपको मिलेगा कि गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड हैं। फिर कुछ खबरें स्पोर्ट की ख़त्म कर दी गई, कुछ खबरें वैक्सीन की ख़त्म कर दी गई, कुछ खबरें आपको मिलेगा कि इनके यहाँ पर बताया गया था राज ऋषि के बारे में, और हिंदी से रिलेटेड बातें यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये आपको हिंदी साहित्य की बात मिलेगी। तो यहाँ पर मैं यूपीएससी पीसीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो फिलहाल आप इसको ना पढ़ें। अगर आपकी इच्छा है तो मैगज़ीन डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है। बहुत 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 बड़ी मैगज़ीन थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है हमने, और इसकी पीडीएफ चाहिए, सब नीचे मिलेगा। ओके, सब तरह की पीडीएफ आपको नीचे ही मिलेंगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।